को पावर्ड बाय विमल. विमल, बोलो जुबा केसरी. तिसऱ्यांदा मोदी गव्हर्नमेंटमध्ये मंत्रिपदाची संधी मिळालेली आहे. एक तर बाबासाहेब आंबेडकरांची चळवळ मजबूत करण्याचा आमचा ध्यास आहे. बाबासाहेब आंबेडकरांनी ज्या भूमिका मांडल्या होत्या त्या पद्धतीनं गोरगरिबांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संघर्ष करा अशा पद्धतीचं त्यांचं आव्हान होतं. आणि त्याप्रमाणे पॅन्थरच्या काळापासून आपण रिपब्लिकन पक्षापर्यंत आपलं काम अव्याहतपणे सुरू आहे. आणि त्यामुळंच आपणाला बाबासाहेबांच्या आशीर्वादामुळं जे कार्यकर्ते माझ्या पाठीशी उभे आहेत त्यांच्या ताकदीमुळं मला अशा पद्धतीची संधी मिळालेली आहे. मला सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयात जबाबदारी दिलेली आहे. त्याबद्दल नरेंद्र मोदींचा आभार व्यक्त करतो. आणि महाराष्ट्रातल्याच नव्हे तर साऱ्या देशातल्या तमाम जाती धर्माच्या लोकांना एकत्रित आणू बाबासाहेब आंबेडकरांच्या संविधानातला भारत उभा करण्यासाठी माझा सातत्यानं प्रयत्न राहणार आहे. आणि आज मी चैत्यभूमीला इथं येऊन बाबासाहेब आंबेडकरांचा आशीर्वाद घेतलेला आहे. आणि मला बाबासाहेब आंबेडकरांच्या माध्यमातून या चळवळीमध्ये बळ मिळालेलं आहे. आणि त्यामुळं माझं हे काम सातत्यानं पुढं चालू राहणार आहे. आणि बाबासाहेब आंबेडकर नसते तर आम्हाला कोणी विचारलं नसतं. बाबासाहेब आंबेडकर हीच आमची शक्ती आहे, हीच आमची भक्ती आहे, हेच आमचं बळ आहे. आणि त्यामुळं आज मी इथं चैत्यभूमीला अभिवादन केलेलं आहे. सर, केंद्रीय मंत्री पद पर आपने तीसरी बार हैट्रिक मारी है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, तो मतलब हैट्रिक तो मैंने बहुत बार मारी है, लेकिन मंत्री पद की हैट्रिक जो है ये पहली बार मैंने मारी है. तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और मुझे भी उसमें मौका मिला है. जो हमारी एनडीए सरकार है, इस एनडीए सरकार में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एक पार्टनर है. और रिपब्लिकन पार्टी का पूरा सहयोग एनडीए को पूरे देश भर में मिला है. महाराष्ट्र में भी ये मिला है. महाराष्ट्र में ज़रूर कुछ कम सीटें आई है, लेकिन लोकतंत्र में जो भी मतलब लोगों की भावना होती है उसको हम स्वीकारते हैं. और कुछ कारणों के कारण मतलब हमें सीटें कम मिली. संविधान बदलेगा इसी तरह की चर्चा की गई. और इसीलिए हमें मतलब यहाँ मतलब जितनी सफलता मिलनी चाहिए उतनी नहीं मिली है. लेकिन नरेंद्र मोदी जी की सरकार बहुमत की सरकार है, एनडीए की सरकार है. 2014 में भी एनडीए की सरकार थी जब बीजेपी को पूरा बहुमत था. 2019 में भी मतलब एनडीए की सरकार थी जब बीजेपी को पूरा बहुमत था. और अभी बीजेपी का जरूर कुछ अल्पमत में है, लेकिन एनडीए को क्लियर बहुमत है. और मोदी जी की सरकार बनी है और ये 5 साल तक चलती रहेगी. सर, राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है जिसमें एक पेपर का आर्टिकल है जिसमें ये कहा गया है कि किस तरीके से मोबाइल के जरिए ईवीएम को अनलॉक किया जा सकता है. इसकी उसमें आर्टिकल है और उसके पर ट्वीट करते हुए राहुल गांधी ने कहा है कि ये बहुत बड़ा स्कैंडल है और जो है कहीं ना कहीं एक ईवीएम के जरिए हैक करने की कोशिश की गई है. राहुल गांधी ने ऐसा ट्वीट किया है, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि अगर ईवीएम को अगर हैक किया होगा तो राहुल गांधी के लोगों ने किया होगा. मतलब मुझे लगता है कि उनको तो मतलब इतनी कम सीटें पूरा मीडिया पे दिखा रहा था, लेकिन उनको जो ज़्यादा सीटें मिली है इसका मतलब इन लोगों ने कुछ गड़बड़ी की है. अगर हम बहुत ज़्यादा सीटें हमको मिलती थी तो, लेकिन ऐसा ईवीएम मशीन राहुल गांधी के लोगों ने लाई है, ये कोई मोदी साहब ने नहीं लाई है. कांग्रेस के सरकार के कार्यकाल में ईवीएम मशीन आई है. तो ईवीएम मशीन जो किसी ने दिखाया होगा ऐसा अनलॉक हो सकता है, लेकिन उनके पास मशीन तो पहुंचनी चाहिए. मशीन तो पुलिस के कंट्रोल में होती है और मशीन की पूरी सुरक्षा की जाती है. वहाँ कोई पॉलिटिक्स का विषय आता नहीं है. तो बार बार इसी तरह के सवाल उठाते हैं. और इसी तरह मतलब जब हमारी सरकार बनी है तो ईवीएम मशीन ऐसी क्लॉक की जाती है. तो इसी तरह के कुछ उदाहरण हो गए भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हर मशीन ऐसी हो सकती है. हर मशीन किसके हाथ में जाएगी नहीं है. किसी ने प्रयोग किया होगा कि भाई अगर कोई बटन दबाएंगे तो मतलब कमल को हट जाता है, दूसरा बटन दबाएंगे तो पंजा को हट जाता है. ऐसा भी कुछ जो उदाहरण है ये भी कुछ लोगों ने दिखाए हैं. लेकिन ईवीएम मशीन के बारे में इलेक्शन कमीशन की ठोस भूमिका है कि भाई ईवीएम मशीन के माध्यम से ही आगे चुनाव होगा. अगर सब लोग तय करते हैं कि हमको बैलेट पेपर चाहिए तो उसके लिए भी हमारी तैयारी है. बैलेट पेपर पर चुनाव होगा तो हमको और भी ज़्यादा वोट मिलेगा. तो लोकतंत्र में ठीक है. इंडिया आघाड़ी ने भारी कोशिश करने के बाद भी, लोगों को ब्लैकमेल करने के बाद भी, समाज में फूट डालने की भूमिका रखने के बाद भी हमारी सरकार आई है और हमारे पास क्लियर मेजॉरिटी है.
और मैं सवाल पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी जी को कि उनके पिताजी राजीव गांधी जी इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद कांग्रेस पार्टी को 400 सीटें मिली थी और मनमोहन सिंह की सरकार जो थी कांग्रेस पार्टी को इतनी ज़्यादा सीटें नहीं थी। उसके बावजूद भी वहाँ यूपी की सरकार 10 साल तक चली थी। तब हम लोगों ने कोई सवाल नहीं उठाया था कि भाई ये सरकार अल्पमत में है, तो उनके पास क्लियर बहुमत था और इसीलिए 10 साल तुम्हारी सरकार चलती सकती है तो हमारी 15-20 साल सरकार चलती रहेगी। आगे तो हमारे ज़्यादा सीट चुनकर आएगी। जो गलतियाँ कुछ हमारी हुई है, कुछ बयानबाजी से कुछ मतलब वोट कम मिले हैं, उस पर आत्मपरीक्षण चल रहा है, स्टडी चल रहा है और आगे के चुनाव में हमें अच्छी सफलता मिलेगी और हम ये 5 साल तो हम सरकार चलाएंगे, लेकिन 2029 में भी हमारी सरकार इंडिया की सरकार आएगी। सर, महाराष्ट्र में सभी पार्टियों ने अपनी तैयारी विधानसभा के लिए शुरू कर दी है। उद्धव ठाकरे हो, मनसे हो, कांग्रेस हो, इनका कहना है कि सभी 228 सीटों पर उनकी तैयारियां शुरू हैं। क्या आपको लगता है महाविकास आघाड़ी मिलकर ये विधानसभा चुनाव लड़ेगी? अब तो मतलब जो महाविकास आघाड़ी एक साथ लड़ने का चल रहा है, लेकिन जिस तरह मैंने कुछ बयान जो नाना पटोले जी को मैंने तो सुने हैं कि भाई वो खुद नंबर 1 की पार्टी कुछ समझते हैं कि उनकी तो सबसे ज़्यादा सीटें आई है और उद्धव ठाकरे ज़्यादा सीट लड़ने के बाद उनकी तो 9 सीटें आई है और एकनाथ शिंदे जी उससे बहुत कम सीटें लड़ने के बाद उनकी तो 7 सीटें आई है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह महाविकास आघाड़ी, ये तो लोग बोल रहे एक साथ लड़ेंगे, लेकिन एक साथ लड़ेंगे नहीं मालूम नहीं है, लेकिन एक साथ लड़ेंगे तो भी अच्छी बात है, उनका अलायंस ऑलरेडी है ही है। लेकिन हमारी महाविकास आघाड़ी जो है, हम महाविकास आघाड़ी में हर पार्टी को मेरा निवेदन है कि अपने ताकत के मुताबिक सीट मांगो और महायुति जो अपनी है, महायुति को जो सफलता उतनी ज़्यादा लोकसभा में नहीं मिली थी, लेकिन विधानसभा में सरकार अपनी आनी चाहिए। इसके लिए मतलब हम एक एजेंडा लेकर लोगों के सामने दी जाएगी। भारत सरकार की तरफ से क्या डेवलपमेंट की लाएगी ये भी मतलब लोगों को बताएंगे, हमने विकास क्या क्या किया ये भी बताएंगे और जिस चूक के कारण हमें कम सीटें मिली है उसको सुधार कर गर्म मैदान में हम उतरने वाले हैं और इसीलिए सरकार हमारी आएगी। मतलब एकनाथ शिंदे है, देवेंद्र फडणवीस जी है और अजीत दादा पवार है, आरपीआई है, तो हम सब लोग मिलकर हम ताकत से लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि हमको 170-180 तक सीटें हमारी आ सकती है। आरपीआई की क्या मांग होगी विधानसभा चुनावों को लेकर, कितनी सीटों की मांग करेगी? अभी आरपीआई की मांग ये है कि अभी विस्तार अगर हो जाता है तो आरपीआई को एक मंत्री पद मिलना चाहिए और जो सत्ता में मैंने देवेंद्र जी से बात की है, बीच में देवेंद्र फडणवीस मेरे दिल्ली के कोठी पर 11 सफदरजंग रोड पर आए थे, उनके साथ मेरी आधा घंटा तक बात हुई थी और उनको हमने बताया कि भाई आरपीआई को एक 8-10 सीटें मिलनी चाहिए और जो महामंडल है, महामंडल का जो अपॉइंटमेंट है जल्दी करो, आपके पार्टी को भी करो, हमारे पार्टी को भी करो। तो उन्होंने आश्वासन तो दिया है कि अभी ये चुनाव होने के बाद अपन करेंगे। तो मुझे लगता है कि आरपीआई को एक 8-10 सीटें मिलनी चाहिए, इनसे हमारी मांग है। उसमें चर्चा के बाद कुछ सीट थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन आरपीआई को कुछ सीटें मिलेगी और इस वक्त आरपीआई का जो चेहरा है ये विधानसभा में दिखने के मिलेगा। को पावर्ड बाय विमल। विमल बोलो जुबा केसरी।